हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। ये है आपका पसंदीदा चैनल साइंस वाला एकेडमी। आज का टॉपिक है बच्चों ब्लड क्लॉटिंग। ब्लीडिंग कैसे बंद होती है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले तो समझते हैं कि वजह क्या होती है, कॉमन काजेज क्या है ब्लीडिंग के। तो सबसे जो कॉमन वजह है वो है ट्रॉमेटिक इंजरी, किसी वजह से चोट लग जाए। दूसरा जो कॉमन वजह है वो हाई बीपी, हाइपरटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से भी स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग या इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तीसरा जो वजह है पोर्टल हाइपरटेंशन। ये पोर्टल हाइपरटेंशन का संबंध लीवर से होता है। अगर किसी को जैसे एल्कोहलिक सिरोसिस है या एल्कोहलिक लिवर डिजीज है या किसी और जैसे इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, उसकी वजह से अगर लिवर ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, वो भी स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग का काज होता है। इसके अलावा टॉक्सिक इंजरी, अगर इंडोथीलियम की ब्लड वेसल की जो सबसे अंदर वाली जो वाल है, अगर उसमें टॉक्सिक इंजरी होती है तो उसकी वजह से भी ब्लड क्लॉटिंग होती है और वो भी जो है डैमेज करता है ब्लड वेसल को। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन जैसे वायरल इन्फेक्शन सब लोग समझते हैं जैसे डेंगू का इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स अगर घट जाती हैं, उनकी संख्या काफी घट जाती है, तो वो भी एक वजह बनता है ब्लीडिंग का। तो समझते हैं कि अगर ब्लीडिंग शुरू हो गई तो ब्लीडिंग कैसे बंद होती है, क्या प्रोसेस हम लोग के अंदर होता है, कौन ब्लीडिंग बंद करने के लिए जिम्मेदार कौन है, उसको समझते हैं सरलता से। हमारे ब्लड में हमने बताया था कि 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। प्लेटलेट को ही थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। सबसे पहले जब ब्लीडिंग, कहीं भी ब्लीडिंग हो रही होती है या एंडोथेलियम का डैमेज हुआ ब्लड वेसल किसी भी वजह से अगर इंजर्ड होती है, तो सबसे पहले जो क्लॉटिंग की शुरुआत करता है वो कौन है, प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट। इसीलिए ब्लड क्लॉट को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, थ्रोम्बस। ब्लड क्लॉट को क्या बोला जाता है, ब्लड क्लॉट को थ्रोम्बस भी बोला जाता है। ये थ्रोम्बस नाम कहां से आया, थ्रोम्बोसाइट से यानी कि प्लेटलेट से। तो सबसे पहले क्लॉटिंग की शुरुआत कौन करता है, प्लेटलेट। इसी वजह से अगर हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या अगर घटती जाती है, काफी कम हो जाती है, तो ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि डेंगू वायरस, जो डेंगू वायरल फीवर में जो है ये बहुत ही कॉमन है कि प्लेटलेट जो है, और अदर भी जो डेंगू रिलेटेड वायरसेज हैं जो प्लेटलेट्स घटा देते हैं, वो उसमें स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में एक तो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स हैं। ये प्लेटलेट्स हैं और ये आरबीसी। तो ये ब्लड प्लाज्मा में ये फ्लो कर रहे हैं। तो जैसे ही ये जो कट हमने लगाया है ये बता रहा है कि ये ब्लड वेसल इंजर्ड हो गई है। तो जैसे ही ब्लड वेसल इंजर्ड होती है तो जो है सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है,
प्लेटलेट्स यहां जाकर के चिपक जाती हैं। जो कट पोर्शन है वहां पे सबसे पहले प्लेटलेट्स जाकर के चिपक जाती हैं। ये सो कहते हैं कि प्लेटलेट्स ने एक प्लग बना दिया। क्या बना दिया? प्लग बना दिया, प्लेटलेट प्लग। ताकि ब्लीडिंग होना बंद हो जाए। इसके बाद सेकंड स्टेप पे क्या होता है कि फिब्रिन थ्रेड्स इसको आप समझो कि एक जाली है, वो जो है फिब्रिन थ्रेड्स उसके जस्ट नीचे, प्लेटलेट्स के जस्ट नीचे फिब्रिन थ्रेड्स जो हैं वो एक नेटवर्क बना लेते हैं और जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें फंस जाती हैं। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें फंस जाती हैं। ये जो तीनों कॉम्बिनेशन है, प्लेटलेट प्लग और फिब्रिन थ्रेड और आरबीसी, तीनों को एक साथ मिला दिया जाए, यही है क्लॉट। इसी को ब्लड क्लॉट बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है थ्रोम्बस। तो फिब्रिन थ्रेड्स बने कैसे, इसको समझना है। प्लेटलेट्स तो समझ में आया कि हाँ ब्लड में सर्कुलेट कर रही हैं, आरबीसी ब्लड में सर्कुलेट कर रही हैं। फिब्रिन थ्रेड कहां से आए, इस प्रोसेस को समझना है कि फिब्रिन थ्रेड्स बने कैसे। तो उसमें होता क्या है बच्चों कि जैसे ही ब्लड वेसल इंजर्ड होती है, जैसे ही ब्लड वेसल इंजरी होती है, तो तुरंत जो इंजर्ड टिश्यूज हैं ब्लड वेसल के, और जो प्लेटलेट्स भी बहुत ही फ्रेजाइल होती हैं, बहुत जल्दी वो डैमेज हो जाती हैं। तो डैमेज्ड प्लेटलेट्स और डैमेज्ड ब्लड वेसल्स की जो सेल्स हैं उनसे एक केमिकल सीक्रेट होता है जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। इंजर्ड सेल्स एंड प्लेटलेट्स से एक केमिकल सीक्रेट हुआ जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। इसका एक दूसरा नाम भी है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये सारे नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब के सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसी को स्टुअर्ट फैक्टर भी बोलते हैं। एक और नाम है फैक्टर 10, फैक्टर 10 रोमन में 10। तो ये थ्रोम्बोकाइनेज के सारे नाम सब याद रखना है, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन, स्टुअर्ट फैक्टर एंड फैक्टर 10। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है ये प्रोथ्राम्बिन जो कि इनएक्टिव जो है फॉर्म है और ये प्लाज्मा में पाया जाता है। ये पहले से ही ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, ये इनएक्टिव फॉर्म है। फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा। तो जैसे आरबीसी हमारे ब्लड में मौजूद है, प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में मौजूद हैं, वैसे ही ब्लड प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, प्रोथ्राम्बिन। ये क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि एक्टिव स्टेज नहीं, ये जो है इनएक्टिव फॉर्म में हमारे ब्लड प्लाज्मा में ऑलरेडी मौजूद होता है। तो ये थ्रोम्बोकाइनेज की प्रेजेंस में और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन क्या है, एक्टिव फॉर्म है। थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर है। अब थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में जैसे ही थ्रोम्बिन बना, फिब्रिनोजन ये भी हमारे ब्लड प्लाज्मा में ही पाया जाता है। ये भी इनएक्टिव फॉर्म में हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है।
ये कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। तो इस तरीके से फिब्रिन थ्रेड्स बने, उनका एक जालीनुमा नेटवर्क बना जिसमें आरबीसीज फंस गए। तो ये फिब्रिन थ्रेड्स कैसे बनता है उसके बारे में ये स्टेप बाय स्टेप, ये तीनों स्टेप याद रखना है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसी हमारे ब्लड प्लाज्मा में ही, मतलब ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसी में प्लेटलेट भी पाया जा रहा, उसी में आरबीसी भी पाया जा रहा, उसी में प्रोथ्रोम्बिन भी पाया जा रहा और फिब्रिनोजन भी पाया जा रहा है। ये दोनों ही क्लॉटिंग फैक्टर हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हिस्सा लेते हैं, लेकिन दोनों ही इनएक्टिव फॉर्म में हैं। ये तब तक किसी काम के नहीं है जब तक कि ब्लड वेसल इंजर्ड ना हो जाए और थ्रोम्बोकाइनेज केमिकल रिलीज ना हो। तो जो डैमेज्ड सेल्स हैं ब्लड वेसल की और प्लेटलेट्स, ये क्या सीक्रेट करते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज नामक केमिकल जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है और वो थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और फिब्रिन जो नेटवर्क है वो प्लेटलेट प्लग के जस्ट नीचे यहाँ पे ये आरबीसी को अपने उसमें जो है जाल में फंसा लेता है। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे सपोज करो ये खेत है, खेत की मेड़ी है, अगर ये मेड़ी टूट जाए तो अगर हम यहाँ सिंचाई कर रहे हैं, पानी इसमें जो है खेत में सिंचाई कर रहे हैं, तो पानी क्या होता है, बाहर भागने लगता है। तो किसान क्या करता है, मेड़ी बना देता है यहाँ पे, लेकिन अगर मेड़ी को मजबूत ना करे तो इस फ्लो की वजह से ये भी टूट जाएगी, फिर जो है बाहर पानी भागने लगेगा। तो इस मेड़ी को मजबूत करता है, वो इस मेड़ी को मजबूत कर देता है ताकि ये जो है टूटने ना पाए। तो वही काम यहाँ पर भी हो रहा है नेचुरल तरीके से कि प्लेटलेट प्लग तो बना देता है, ब्लीडिंग को टेम्पोररी रोक देता है, ठीक है, लेकिन उसको मजबूती प्रदान कौन करता है, ये फिब्रिन का थ्रेड का नेटवर्क, और उसमें ट्रैप कौन है, आरबीसीज। तो जो फिब्रिन नेटवर्क है उसमें आरबीसीज ट्रैप्ड हो जाती हैं, फंस जाती हैं, और ये तीनों कंबाइंड फॉर्म में इसी को बोला जाता है ब्लड क्लॉट, यानी कि थ्रोम्बस। अब एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये ब्लीडिंग तो स्टॉप होना बहुत जो है एक अच्छा स्टेप है, एक फायदेमंद इसका एस्पेक्ट आप लोगों ने देखा ब्लड क्लॉटिंग का। एक निगेटिव एस्पेक्ट भी है ब्लड क्लॉटिंग का, वो क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट होने के लिए क्या फर्स्ट स्टेप क्या है, ब्लड वेसल का इंजरी होना, ठीक है। लेकिन ब्लड वेसल में कोई भी जो ब्लड वेसल होती है उसमें 3 लेयर्स होती हैं, हम पहले भी इसको बता चुके हैं, फिर से इसको क्लियर कर रहे हैं। 3 लेयर होती है ब्लड वेसल में, 3 लेयर होती हैं। एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई। ये सबसे अंदर की लेयर है, ये सबसे अंदर की लेयर है। सेम उसी तरीके से नीचे भी बना दे रहे हैं। ब्लड इसमें फ्लो कर रहा है,
ब्लड वेसल में फ्लो कर रहा है। इसको जो है समझाने के लिए मैंने इस तीनों लेयर को इस तरीके से बनाया है। तो जो सबसे अंदर वाली लेयर है जो ब्लड के कांटेक्ट में है, ब्लड जैसे ये पाइप है, ये अंदर वाली जो लेयर है इसकी मैं बात कर रहा हूं। ये जो लेयर है इसी को इंडोथीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोथीलियम। इसी को टूनिका इंटरना भी बोलते हैं। सबसे इंटरनल है, इंटरनल लेयर है, इसलिए इसका नाम है इंटरना, टूनिका इंटरना। ये जो सबसे बाहर जो लेयर है ये है टूनिका एक्सटर्ना, और ये जो बीच वाली लेयर है टूनिका मीडिया। तो आर्टरीज और वेन्स मैंने बताया था कि उसमें ये तीनों लेयर प्रेजेंट होती है। कैपिलरीज केवल ऐसी होती हैं जिसमें केवल एक ही लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर। क्यों? क्योंकि उसको जो है एक्सचेंज करना होता है, उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिससे लेन देन होता रहता है। ऑक्सीजन बाहर चली गई सेल्स में, सेल से जो वेस्ट हैं वो CO2 के रूप में या अदर जो वेस्ट हैं, सॉलिड वेस्ट हैं, वो अंदर आ जाते हैं ब्लड वेसल के। तो इसलिए उसमें केवल एक ही लेयर इंडोथीलियल लेयर पाई जाती है, टूनिका एक्सटर्ना और मीडिया नहीं। टूनिका एक्सटर्ना और मीडिया का जो मेन काम है वो स्ट्रेंथ देना, इसको ब्लड वेसल को स्ट्रेंथ देना, ताकि जब ब्लड फ्लो कर रहा है उसके अंदर से तो एक्सपेंशन और जो है कंट्रैक्शन की वजह से ब्लड वेसल्स डैमेज ना हो जाए, ठीक है, नसें फट ना जाए, खून की नसें फट ना जाए। तो ये सपोर्टिंग सिस्टम है, ऐसे समझिए, ठीक है, सपोर्ट करता है, उसको स्ट्रेंथ देता है। तो ये हम समझा क्यों रहे हैं उसको समझिए पहले, कि जो सबसे अंदर की लेयर है जिसको इंडोथीलियम कहते हैं, इंटरनल टूनिका इंटरना, सबसे इंटरनल जो अंदर वाली लेयर है जो ब्लड के कांटेक्ट में है, वही केवल अगर डैमेज होती है तो ब्लड की क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ब्लड क्लॉटिंग का संबंध टूनिका एक्सटर्ना और मीडिया के डैमेज से नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग का संबंध किससे है? केवल इंडोथीलियम के डैमेज से। तो क्योंकि यही तो ब्लड के कांटेक्ट में है, तो सबसे पहले जैसे ही डैमेज होना शुरू होगा अंदर से, तो तुरंत मैसेज जाएगा कि ब्लड वेसल डैमेज हो रही है, तुरंत प्लेटलेट्स भाग करके वहां जाएंगी और उसमें प्लगिंग कर देंगी, उसको रोकने का प्रयास करेंगे कि ब्लड बाहर न जाने पाए। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर पूरा का पूरा ये तीनों लेयर डैमेज हो गई, सपोज करिए तीनों लेयर डैमेज हो गई, तो जो है प्लगिंग, यहाँ पे प्लेटलेट की प्लगिंग हो गई, यहाँ फिब्रिन थ्रेड्स इकट्ठा हो गए, इसमें आरबीसी ट्रैप हो गई, तो ये ब्लड क्लॉट हो गया। लेकिन सपोज करिए केवल इंडोथीलियम ही डैमेज हुआ और टूनिका एक्सटर्ना और टूनिका मीडिया दोनों भी इंटैक्ट हैं, वो डैमेज नहीं हुई है, वो रप्चर नहीं हुई है, केवल एक लेयर ये वाली केवल डैमेज हुई है और ये अभी दोनों लेयर इंटैक्ट हैं। अब क्या होगा? क्लॉटिंग तो मैंने बताया कि क्लॉटिंग का संबंध केवल किससे है? इंडोथीलियम से। तो क्लॉटिंग तो स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ही एंडोथीलियम का डैमेज हुआ क्लॉटिंग स्टार्ट हो गई, यानी कि तुरंत प्लेटलेट्स आएंगी भाग करके यहाँ पे और प्लगिंग कर देंगी, फिर इसके ऊपर फिब्रिन थ्रेड्स इकट्ठा हो जाएंगे जो कि आरबीसी को ट्रैप कर लेंगे, हो गया क्लॉट, ठीक है। जस्ट अगर सपोज करिए ऊपर यही काम हो रहा है तो इस तरीके से यहाँ प्लेटलेट्स प्लगिंग कर दी, फिब्रिन थ्रेड्स इकट्ठा हो गए और इसमें आरबीसी ट्रैप हो गई। ये देखिए, तो ये तो जैसे मधुमक्खी का छत्ता है, वो ब्लड वेसल के अंदर ही लटका हुआ है। अब क्या होगा कि ब्लड तो फ्लो कर रहा है, तो इसको धीरे धीरे पुश करता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि इसको उखाड़ देगा, यहां से ये उखड़ गया। अब जब उखड़ गया तो ये थ्रोम्बस क्लॉट को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बस। ये थ्रोम्बस अब ब्लड में
जो है फ्लो कर रहा है, क्योंकि अब ये अटैच्ड इससे नहीं रह गया, एंडोथेलियम से अटैच्ड नहीं रह गया, इसको ब्लड के प्रेशर ने धीरे 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 उखाड़ दिया। तो अब ये ब्लड के साथ ये भी फ्लो करने लगा। अब जब ब्लड के साथ फ्लो करने लगा तो ये फ्लो करते 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 जहां पे नैरो ब्लड वेसल होगी, यानी कि कोई कैपिलरी आ गई या कोई नैरो वेसल आ गई, वहां पे जाकर के वो फंस जाएगा। तो जब वहां पे फंस गया तो आगे का जो ब्लड सर्कुलेशन रुक गया। तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर हमारे जो है जीवन के लिए पैदा कर सकता है। जैसे इसको थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमेना बोलते हैं, थ्रोम्बोटिक फिनोमेना बोलते हैं कि थ्रोम्बस टूट करके ब्लड में ही फ्लो कर रहा है और जहां पर नैरो ब्लड वेसल उसको मिली वहां पे जाकर के वो फंस गया, आगे का ब्लड सर्कुलेशन उसने रोक दिया। सपोज करो कि वो कोरोनरी सप्लाई में जाकर के फंस गया, कोरोनरी आर्टरी में जाकर के फंस गया, क्या होगा? कोरोनरी सप्लाई किसके लिए होती है? हार्ट के लिए। तो क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक। तुरंत जो है चेस्ट में पेन होने लगेगा, इस्केमिक हार्ट अटैक। या अगर पूरी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन मेजर ब्लड वेसल को उसने जो है बाधित कर दिया तो जो है एंजाइना का पेन तो होगा ही और इंफेक्शन हो जाएगा, मायोकार्डियल इंफेक्शन। तो जो हार्ट की सेल्स हैं, हार्ट की मायोकार्डियल सेल्स वही डैमेज हो जाएंगी। तो ये क्या वजह बन गया? किस चीज के लिए? हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। अगर ये कैरोटिड सप्लाई को रोक दिया, कैरोटिड आर्टरी में जाकर के फंस गया तो ब्रेन अटैक, ब्रेन की ही सप्लाई रोक दिया। ब्रेन अटैक, इसी को पैरालिसिस अटैक भी बोलते हैं कि यानी इंसान का वन साइड आधा पोर्शन ही पैरालाइज हो गया। तो ये सोचिए कितना डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकता। अगर ये रीनल आर्टरी में जाकर के ये जो है फंस गया तो रीनल ब्लड सप्लाई को रोक देगा, अचानक जो है किडनी ही डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सोचिए, ये निगेटिव एस्पेक्ट है ब्लड क्लॉटिंग का। तो ये कैसे होता है इसको भी थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट तक ही समझ पाते हैं कि बहुत फायदेमंद है, लेकिन ये निगेटिव एस्पेक्ट भी दिमाग में रहना चाहिए, ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब ये होता कैसे है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये जो हमने बताया कि थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमेना, थ्रोम्बोटिक फिनोमेना, यानी कि एंडोथेलियल डैमेज जो है किस वजह से हो सकता है, उसके लिए क्या क्या वजहें होती हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, तो फर्स्ट जो है सबसे पहले जरूरी है एंडोथेलियम का डैमेज। पूरी आर्टरी का डैमेज होना जरूरी नहीं है, एंडोथेलियल का डैमेज होना जरूरी है। सबसे अंदर वाली जो लेयर है खून की नस की, सबसे अंदर वाली जो लेयर है जो ब्लड के कांटेक्ट में है, जैसे ही वो डैमेज होती है तो सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग करने कौन आता है? प्लेटलेट्स। तो जिम्मेदार कौन है क्लॉटिंग के लिए? सबसे पहले कौन आया? प्लेटलेट। तो एंडोथेलियम डैमेज कैसे होता है ये समझना है। ये है बच्चों ब्लड वेसल, खून की नस। इसमें एजिंग, जैसे जैसे एजिंग प्रोसेस होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र जो है बढ़ती जाती है, तो वैसे वैसे जो आर्टरीज के एक्सपेंड करने की जो क्षमता है, एक्सपेंसिबिलिटी, वो कम होती जाती है। वो इसको कह सकते हैं कि आर्टरीज हमारी रिजिड होती जा रही हैं। कैसी होती जा रही हैं? रिजिड होती जा रही हैं। और उनमें उनकी जो अंदर एंडोथेलियम, जो सबसे अंदर की जो वाल है, उसमें क्या जमा होने लगता है? धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल। क्या जमा होने लगता है? कोलेस्ट्रॉल। और इसके ऊपर कैल्शियम का भी डिपोजिशन होने लगता है। किसका? कैल्शियम का भी डिपोजिशन होने लगता है। तो
ये जो कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड वेसल के सबसे अंदर वाली वाल, इसको क्या बोलते हैं, इंडोथीलियम। इंडोथीलियम। तो इंडोथीलियम पे जो कोलेस्ट्रॉल धीरे 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 जमा होता जा रहा है और एजिंग फैक्टर भी साथ में जो है, जैसे एज बढ़ती जा रही है एक्सपेंसिबिलिटी वैसे ही घटती जा रही है, और कैल्शियम भी जमा हो गया। तो ये करता क्या है, ये इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। एथेरो एक ग्रीक वर्ड है, एथेरो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पेस्ट, जैसे पेस्ट लगा देना, और स्क्लेरोस मतलब होता है हार्डनिंग, हार्ड हो जाना। तो ये पेस्ट की तरीके से ये कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है, चिपकता जाता है, ब्लड वेसल के अंदर चिपकता जाता है, और उस पर जो है कैल्शियम भी डिपॉजिट होने लगता है। तो इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। ये करता क्या है कि जो खून की नसें हैं उनको हार्ड कर देता है। जैसे आप पाइप नहीं लाते हैं पानी की, तो शुरुआत में वो कितनी मुलायम होती है, वो जो है आराम से पानी उसके अंदर से फ्लो होता रहता है, ज़्यादा भी जाएगा तब भी वो फटती नहीं, एक्सपैंड हो जाती है, फूल जाती है, लेकिन फटती नहीं है। लेकिन जहाँ वो 2-4 सीजन उसने झेला, ठीक है, ठंडी झेला, इसके बाद गर्मी झेला, तो धीरे 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 1-2 साल में वो हार्ड हो जाती है, और फिर वही जो पाइप है चिटक जाती है और फट जाती है। तो वैसे ही ब्लड वेसल्स भी हैं, उनके जो है उन पर भी एजिंग प्रोसेस जो है हमारी उम्र का प्रभाव पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल जो जमा होता रहता है उसका प्रभाव पड़ता है, वो फ्रेजाइल हो जाती हैं और एक्सपेंसिबिलिटी उनकी कम हो जाती है। अब अगर जहां एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक अगर जो है जमा हो चुके हैं हमारी खून की नसों में, तो अगर इंसान का बीपी किसी वजह से बढ़ा, ब्लड प्रेशर की उसको बीमारी हो गई, हाई बीपी हो गया, तो अब जब ये एक्सपेंड होगा तो एक क्रैकिंग होने लगेगी, ये फटने लगेगी। तो इस तरीके से जो एंडोथेलियम है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और जैसे ही एंडोथेलियम डैमेज हुआ, जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, तुरंत क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। प्लेटलेट्स वहां पे प्लगिंग करने लगती हैं, इसके बाद फिब्रिन थ्रेड्स जो है आरबीसी को ट्रैप करके क्लॉट बना देते हैं। तो ये इस तरीके से जो है एंडोथेलियम का डैमेज होना, ये हमारे लिए अगर जो है ब्लड बाहर नहीं आया, ब्लड अभी अंदर ही है, पूरी नस फटी नहीं है, क्योंकि कितने सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि हवा के एक्सपोजर में जब ब्लड आता है तब क्लॉटिंग होती है। हवा के एक्सपोजर का उसका कोई लेना देना नहीं है, केवल लेना देना है केवल एंडोथेलियल डैमेज का। जैसे ही एंडोथेलियम डैमेज होगा क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, भले ही पूरी ब्लड वेसल रप्चर हुई हो या रप्चर न हुई हो। अब एंडोथेलियम केवल हाई बीपी की वजह से ही डैमेज नहीं हो रही है, और भी कुछ वजहें हैं जो एंडोथेलियम को डैमेज कर सकते हैं, जैसे टॉक्सिन्स, जैसे जो लोग नशा करते हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, टोबैको ले रहे हैं, एल्कोहल ले रहे हैं, अदर नशे की जो है चीजें यूज कर रहे हैं, तो उनका जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो भी एंडोथेलियम को डैमेज कर रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल अगर जिसका बढ़ा हुआ है वो बेसिकली सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है एंडोथेलियम डैमेज के लिए, क्योंकि वो प्लाक बना देगा, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बन जाएगा। और वो ऐसी ब्लड वेसल्स जिसमें एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बने हुए हों, वो हाई बीपी को नहीं झेल सकता। टॉक्सिन्स भी एंडोथेलियम को डैमेज करते रहते हैं, और वो जो है ब्लड क्लॉट, इंटैक्ट ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉट पैदा कर देंगे, केवल एंडोथेलियम ही केवल डैमेज हुई हो बस। तो और वो ब्लड क्लॉट अगर किसी भी वजह से ब्लड के फ्लो करते 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 उखड़ गया, तो ब्लड के अंदर फ्लो करते हुए आगे बढ़ता रहेगा, और जहां पे नैरो ब्लड वेसल पाया वहीं पे जाके अटक जाएगा, और वो हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, रीनल डैमेज या किसी भी अंग को डैमेज कर सकता है। अगर हमारे हाथ और पैर पेरिफेरल ब्लड वेसल में जाके फंस गया तो
उस अंग के आगे का जो पोर्शन है जहां ब्लड नहीं पहुंच रहा है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा और डेड हो जाएगा। उस अंग को भी एम्पुटेट करना पड़ सकता है। तो ये खतरनाक कंडीशन भी ब्लड क्लॉटिंग पैदा कर सकती है। इस बात को भी दिमाग में रखना है। एक निगेटिव एस्पेक्ट है जो है ब्लड क्लॉटिंग का। जाड़ों में बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, जो माउंटेन पे जो लोग रहते हैं, ठंड के सीजन में रहते हैं, उनके जो नोज टिप्स है या जो चीक्स हैं वो रेडिश कलर के हो जाते हैं। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? हमारे जो नोज की जो टिप्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है, बहुत एक्सेसिव ब्लड सप्लाई। मतलब हमारे शरीर में अगर कहीं एक्सेसिव ब्लड सप्लाई सुपरफिशियल होती है तो नेजल टिप है। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग सर्वदा कहां से होती है? नाक से। तो वहां पे ब्लड सप्लाई इतनी एक्सेसिव होती ही क्यों है? उसका रीजन क्या है? क्या है? थर्मल रेगुलेशन। जैसे ठंड का सीजन है, बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा है, तो जो एयर होगी वो क्या होगी? ठंडी होगी। तो हम ठंडी एयर को भी जो मतलब जो है यहाँ पे जो नाक के जो टिप पे इतना ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है कि वो उसको हीट करता है। जो एयर को अंदर जाने के पहले उसको गर्म कर देता है, बॉडी के लमसम बॉडी के टेम्परेचर में ला देता है, ताकि उसका हमारे जो है शरीर पर दुष्प्रभाव न पड़े। क्योंकि अगर ठंडी हवा हमारे फेफड़े में जाएगी तो वो प्रॉब्लम का कंजेशन पैदा कर सकती है, चेस्ट इन्फेक्शन पैदा कर सकती है, हमको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कोल्ड हो सकता है। तो उससे हमारा शरीर खुद बचाता है। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि हमारे जो नाक के जो आगे का जो पोर्शन है वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा हैवी ब्लड सप्लाई होती है और उसकी वजह से थर्मल रेगुलेशन होता है। मतलब जो हीट जा रही है वो समझ लो, आप ऐसे समझो कि वो एयर कंडीशनिंग का काम करता है कि उसको जो है ठंडी हवा को गर्म करके ही हमारे अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने देता है। और ठंड के सीजन में आपने पढ़ा भी होगा कि ब्लड प्रेशर रेज्ड होता है। अक्सर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ठंड के सीजन में ही इसीलिए ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बीपी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो जो है अब जैसे यहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा है और अगर बीपी हाई हुआ तो नसें, ब्लड की जो है खून की जो नसें हैं वो फट जाती हैं और स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो कभी भी स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग अगर आपको एक्सटर्नली दिख रही है तो उस पार्ट को आपको प्रेस कर करके थोड़ी देर रखना चाहिए और उतने ही समय में 1-2 मिनट में ही वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है। और इसके बाद अगर आप उस पार्ट को छोड़ भी देंगे तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। जैसे नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो इसको दबा करके रखिए, ठीक है। अगर हाथ या पैर में कहीं भी, अंगुली में कहीं से ब्लीडिंग हो रही है उस पार्ट को प्रेस कर दीजिए। 1-2 मिनट तक उसको अगर प्रेस किए रहेंगे तो ब्लीडिंग अपने आप रुक जाएगी। और जो उसका निगेटिव एस्पेक्ट है जो हमने बताया कि थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना जो हो जाता है, उससे अगर हमको बचना है, अगर इस तरीके का निगेटिव जो कॉन्सिक्वेंस है ब्लड क्लॉटिंग का, अगर उससे हमको बचाव करना है तो सबसे अच्छा रास्ता है कि सबसे जिम्मेदार कौन है? कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का खून की नसों के अंदर जमा होना। तो हमको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल घटा के रखना पड़ेगा। और अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल घटा हुआ है तो ये जो थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना है ये नहीं होने पाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए हमको क्या करना है? तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीजों से हमको बच के रहना है। तो कोलेस्ट्रॉल किन किन चीजों से बढ़ता है? किन किन चीजों से बढ़ता है? सबसे पहले है ऑयली फूड, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, पैक्ड फूड, इवन बहुत मीठी चीजें, ठीक है, मीठी चीजें तो स्वीट्स।
तो इनसे कोलेस्ट्रॉल, अगर हाई कंजम्पशन ऑफ स्वीट हो रहा तब भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों से अपने को बचा के रखना है। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी दिमाग में रखना है, नशा, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें, वो भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। और जो आजकल के समाज में बहुत कॉमन हो गया है तनाव, उससे भी बचना है। ये इस फैक्टर को लोग भूल जाते हैं कि तनाव, अगर आपके जीवन में अगर तनाव है आप जो है तो वो भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता। तनाव कई सारे नेगेटिव उसके जो है एस्पेक्ट होते हैं, उसके लिए भी हम एक अलग वीडियो लेंगे, बताएंगे कि कैसे हम अपने तनाव को घटा सकते हैं और उसके इल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं तनाव के। क्योंकि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसपे तनाव निगेटिव प्रभाव न डालता हो। तो तनाव हो गया, नशा हो गया, और ये सारी चीजों से हम अगर बचे रहते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और एक है सीडेंटरी लाइफ स्टाइल। सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, हम एक्टिव जीवन हम नहीं जी रहे हैं, हमारी जीवन शैली एक्टिव वाली नहीं है, ये भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का कारण बनती है। तो कोलेस्ट्रॉल घटाएं कैसे, अपने आप समझ में आ गया होगा। सादा जीवन, सादा भोजन, अगर दाल चावल रोटी सब्जी फल सलाद दूध, स्पेशली गाय का दूध, या फैट फ्री, अगर जो है भैंस का दूध ले रहे हैं फैट फ्री जो है दूध ले, तो इन सब चीज़ों को अगर हम यूज कर रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल घटेगा। नशे से अपने को दूर रखना है। इसके अलावा एक्टिव लाइफ स्टाइल, एक्टिव लाइफ स्टाइल अपने जीवन शैली में एक्सरसाइज को, मॉर्निंग वॉक को शामिल करना है, फ्रूट्स लेना है। तो सादा भोजन, सलाद, फ्रूट्स, एक्टिव लाइफ स्टाइल, मतलब मॉर्निंग वॉक करिए और एक्सरसाइज करिए। हल्का फुल्का भी एक्सरसाइज करेंगे वो भी काम करेगा। तो और नशे से दूर रहिए, कोई भी नशे से दूर रहिए। तो ये कोलेस्ट्रॉल आपका अपने आप उसका लेवल कम रहेगा और कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली दवा नहीं खानी पड़ेगी। ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप कोलेस्ट्रॉल जो जमा हो गया, जमा हुए कोलेस्ट्रॉल को नहीं कोई दवा घटा सकती है। बस कोलेस्ट्रॉल को घटाने वाली दवा खाने से बस ये फायदा होगा कि जो आगे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने नहीं पाएगा और डिपोजिशन का रेट घटेगा। जैसे जो डिपॉजिट हो गया है वो नहीं घटने वाला, वो तो हो गया, आगे उसके ऊपर और डिपोजिशन और नहीं होगा। तो हम क्यों ना ये करें कि हम कोलेस्ट्रॉल को जमा ही ना होने दें, कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा कंट्रोल में रखें। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा तो ये ब्लड वेसल भी नैरो नहीं हो पाएगी। अब देखिए यहाँ पे कितना नैरो, इतना ही ल्यूमेन बचा, यहाँ पे इतना है, इस जगह पे इतना है। तो यहाँ से जब ब्लड फ्लो कर रहा होगा तो सोचिए वहां कितना ब्लड प्रेशर कितना हाई होगा, कितना प्रेशर डाल रहा होगा ब्लड के ऊपर। तो ब्लड प्रेशर की बीमारी से भी अपने आप को बचा सकेंगे। और एंडोथेलियल डैमेज और ब्लड क्लॉटिंग जो इंटरनली हो जा रही है कि जो है, और जो थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना के लिए जिम्मेदार है, जो हमारे लिए जीवन के लिए खतरा बन जा रहा है, हार्ट अटैक, पैरालिटिक अटैक, रीनल डैमेज, या जो है पेरिफेरल ब्लड वेसल को अगर ब्लॉक कर दे रहा है तो हाथ पैर में जो है हाथ पैर काले हो जा रहे हैं, वहाँ का ब्लड सप्लाई रुक जा रही है और वो डेड हो जा रहे हैं, एम्पुटेट करना पड़ सकता है। या अगर वो पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर दिया तो अचानक ब्रेथलेसनेस होने लगेगी। तो इस तरीके के जो निगेटिव एस्पेक्ट है ब्लड क्लॉटिंग का, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है बच्चों तो एक टारगेट बना करके चलते हैं कि लेट्स गोल फॉर 1K लाइक। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम आगे इससे भी सरल तरीके से आपको वीडियो बना करके देंगे कि आपकी पढ़ाई बहुत ही आसान हो जाए और चीज़ों को अच्छे से समझ सके। और बच्चों एग्जाम का समय आ रहा है, अगर
आप लोग कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप लोगों के लिए मैं सोच रहा हूं बच्चों एक स्पेशल वीडियो भी डालूं कि हम पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, किस तरीके से। अभी मैंने एक वीडियो डाला था कि हम अपनी याददाश्त कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके 10 तरीके। तो अगला जो वीडियो होगा स्पेशल वीडियो इस पर आधारित होगा कि पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, कैसे हम पढ़ाई करें, कब पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें, पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, उसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जो आपके एग्जाम में मदद करेगा। थैंक यू बच्चों।